आज भी थोड़ी देर पहले तक मुझे लास्ट असाइनमेंट आई है और हर बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा काम किया है। मैं ये समझ रहा था कि शायद मैंने ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो मे भी कुछ लोग उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और उनको काफ़ी जो है ना वो मुश्किल आएगी। लेकिन जब मैंने असाइनमेंट्स देखी आप लोगों की, तो मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने जो भी चीज़ें पहले दिन में हमने डिस्कस की आपने उनको सबको अंडरस्टैंड किया और उनके ऊपर आपने प्रैक्टिस की। फिर भी कोई भी आपका क्वेश्चन है उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए हैं, हमने डिस्कस किए थे वेरिएबल डिक्लेयर करना, शीट से डेटा मैक्रो में लेके आना, उसको वेरिएबल के ज़रिए उसके ऊपर कैलकुलेशंस करना और फिर दोबारा से उसको शीट के अंदर डिस्प्ले करना। फिर हमने फॉर लूप को डिस्कस किया, हमने इफ़ कंडीशन को डिस्कस किया। तो इसके ऊपर कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, उसके बाद हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा। जी प्लीज़। अगर हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट करवानी हो तो उसको हम किस तरह करवाएंगे? मिसाल के तौर पर अभी आपने कहा एक अगर वेरिएबल वन लेस देन वन हो तो हम उसको ना लें, सेम केस है फिर वेरिएबल टू भी अगर लेस देन वन हो, जीरो हो, तो हम उसको लिए भी वो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो ये दो चीजें नेस्टेड इफ में आ जाएंगी। तो इसमें ना अगर हमने इसके अंदर हम नेस्टेड इफ बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं एंड और की कंडीशन। उसी सेम इफ़ के अंदर हम एंड और की कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। और नेस्टेड के केस में भी हम ये करते हैं कि एंड इफ़ से पहले हम एल्स इफ़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो एल्स इफ़ बेसिकली वही चीज़ है कि आप उसको मज़ीद कंडीशंस के ऊपर जो है वो देख रहे होते हैं और अनटिल अनलेस कि आपकी जो कंडीशन ट्रू नहीं होती। इसकी एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हाँ, हूँ। लेट मी शेयर एल्स माय इफ की स्क्रीन। एग्जांपल दे दें, क्योंकि मैंने एल्स इफ करने की कोशिश की थी, वो हो नहीं पा रहा था मुझसे। अच्छा जी, ये हमारे पास लेट मी चेक कि मेरी अगर रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल हम इसका एक बना लेते हैं और इसी मॉड्यूल के अंदर हम एक मैक्रो डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा कैच ये है कि जो चीज़ आपने डिफाइन करनी है उसको एंड भी करना है। इफ़ के केस में भी ऐसे ही है और सब के केस में भी ऐसे ही है। अगर आप लूप करते हैं तो लूप का भी एक एंड है। जिस तरह से हमने फॉर लूप में देखा कि नेक्स्ट जो है वो उस लूप को रिपीट करवाता है जब तक हमारी वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो एज इट इज़ चलता रहता है। अच्छा फादर साहब, हम सपोज करते हैं हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, नम वन, नम टू, नम थ्री, और इसको हम एज अ स्ट्रिंग जो है यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। नम वन में हमने एक वैल्यू स्टोर की 25, नम टू में हमने एक वैल्यू स्टोर की 30 और नम थ्री में एक और वैल्यू स्टोर की -5। ये तीन वैल्यूज़ हैं। इसको हम चेक करते हैं। इफ़ num वन इज़ लेस देन 30, एक हमारी कंडीशन होगी, एंड num थ्री इज़ ग्रेटर देन 0, देन इसको हम एंड इफ इसके साथ ही लिख लेते हैं। अच्छा, इस केस में ये क्या करेगा जी? इस केस में ये हमें एक वर्कशीट के अंदर, हमारी वर्कशीट का नाम है वर्कशीट, या यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स को यूज़ कर लेते हैं फॉर द आउटपुट। कंडीशन वन इज ट्रू, else सो अभी ये करेगा क्या कि दो चीज़ें जो है वो चेक करेगा, दो पैरामीटर्स को चेक करेगा। पहला पैरामीटर होगा अगर नम वन जो है वो लेस देन 30 है और नम टू इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि इस केस में कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये रिटर्न करेगा मैसेज बॉक्स के अंदर कंडीशन वन इज़ ट्रू।
अदरवाइज ये रिटर्न करेगा कंडीशन 1 इज़ फॉल्स। इसको हम रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास कंडीशन 1 इज़ ट्रू, दिस ओके। हमने कंडीशन यूज़ की है एंड की, तो एंड के केस में तो ये है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। अब नम 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, वो लेस देन 0 है, तो एक फॉल्स होगी तो उसने हमें सेकंड वैल्यू जो है ये रिटर्न कर दी है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लूँ। अब आपका क्वेश्चन ये था कि नेस्टेड लूप के केस में हम क्या करेंगे। आप ये चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ। अब इफ num1 इज लेस देन 3, तो फिर ये एक और चेक लगाए जो कि नेस्टेड लूप के केस में लगाएगा। वो क्या होगा, हम एक और इफ डिफाइन करेंगे, इफ num3 इज लेस देन 0 देन, और इसका एंड जो है यहीं पे हम कर देंगे एंड इफ। अब हमारे पास दो इफ स्टेटमेंट्स आ गई हैं। पहली स्टेटमेंट में ये चेक करता है कि इफ num1 इज लेस देन 30, एग्जीक्यूट करेगा इस कोड को जो कि यहाँ तक है, अदरवाइज ये नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब जब इस कोड में आता है तो यहाँ पर एक और कंडीशन लगी है, इफ num3 इज लेस देन 0। इस कंडीशन, ये जो नेस्टेड लूप हमारा नेक्स्ट है उसकी बेस के ऊपर MSGB OX मैसेज बॉक्स, और इसमें लेट से हम num2 को डिस्प्ले करा देते हैं और यहाँ पर फॉल्स डिस्प्ले हो जाएगा। 30 क्यों डिस्प्ले हुआ, क्योंकि हमारी num2 की वैल्यू 30 थी और ये दोनों के दोनों जो इफ स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर ना एक और चेक लगाते हैं। चेक ये लगाते हैं कि इससे पहले हम वर्कशीट के अंदर एक वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, वर्कशीट, और हमारी वर्कशीट है शीट 1 डॉट रेंज, और रेंज में हम A1 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू num2, और इस कंडीशन को हम फॉल्स कर देते हैं। अब क्या होगा, अब सबसे पहले तो ये चेक करेगा इस फर्स्ट कंडीशन को, ये ट्रू होगी तो यहाँ पर ये एक सेल के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी। अगर ये फॉल्स होगी, अगर ये ट्रू होगी तो फिर ये फर्दर भी प्रोसीड करेगा। फर्दर क्या प्रोसीड करेगा कि ये अगेन इसको चेक करेगा। अगर यहाँ पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये मैसेज बॉक्स के अंदर num2 डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पर भी एक और एल्स भी आप लगा सकते हैं इसी नेस्टेड के अंदर, और इसको यहाँ पे ये क्लोज कर देगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये दूसरे मैसेज बॉक्स की तरफ चला जाएगा। चलें इसको ज़रा रन करके देखते हैं। अब देखें हमारे पास मैसेज बॉक्स नहीं आया किसी भी तरह का, वैल्यू 30 हमारे पास आ गई है A1 के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारी ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इस वजह से एल्स का काम खत्म हो गया जो नेक्स्ट एल्स था। अब ये कंडीशन ट्रू थी लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट नेस्टेड इफ की कंडीशन थी वो फॉल्स थी, इसलिए num2 का मैसेज बॉक्स हमारे पास नहीं आया। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब आप रन करें, फॉल्स का एरर दे दिया उसने। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इफ को हम एंड या और की कंडीशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और नेस्टेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आप नेस्टेड यूज़ कर रहे हैं तो विद इन दी इफ कंडीशन आपने उसको क्लोज भी करना है। फातर साहब क्लियर हुआ है ये आपको? जी जी क्लियर हो गया। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा, लास्ट डे पे ना हमने बात की थी डेटा टाइप की। डेटा टाइप हमने डिस्कस किया था इंटीजर। एक और डेटा टाइप है स्ट्रिंग। जब भी हमने डेटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में एक्सेल से पिक करना है, यहाँ पर एक्सेल में जो हमारे पास डेटा लिखा है, या हम वेरिएबल को जो डेटा पास करना चाह रहे हैं वो स्ट्रिंग की सूरत में है, उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करनी, तो हम उसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो
स्ट्रिंग होगा। जैसे अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा प्रोसीड करने से पहले, कि अगर आप ऑप्शंस में देखें ना तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर है हमारे पास रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर ये मैं चेक कर दूंगा तो मुझे हर सूरत में वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर इसको मैं अनचेक रखूंगा और मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करता तो भी आपको वीबीए जो है ये एरर नहीं देगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद सर ये ऑप्शन बॉक्स कहाँ से आया था, दोबारा रिपीट करें। टूल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक हो। इस मैसेज बॉक्स से हमें क्या, यानी क्या आई मीन कौन सी ऑप्शन हमने सिलेक्ट करनी है? इसमें एडिटर में जाएं। एडिटर के अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। ऑटो सिंटैक्स चेक है। ऑटो सिंटैक्स चेक का मतलब ये है कि ये आपको बताता है कहीं पे सिंटैक्स में आपने कैप या स्मॉल लेटर की गलती की है, जिसको केस सेंसिटिव कहते हैं, तो ये उसको चेक कर रहा होता है। ऑटो लिस्ट मेंबर्स को चेक कर रहा होता है। क्विक इन्फो दे रहा है। क्विक इन्फो का मुराद ये है कि आप कोई सिंटैक्स लिख रहे हैं तो आगे आपको गाइड कर देता है। इसी तरह से डेटा की टिप्स देता है। और रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन आ रहा है, ये मैंने अनचेक किया हुआ है। अनचेक इसलिए किया है कि अगर मैं इन केस वेरिएबल यूज़ करता हूँ और मैं डिक्लेयर नहीं करता और ये मैंने चेक किया हुआ है तो मुझे वीबीए एरर रिटर्न करेगा। और अगर मैं इसको अनचेक छोड़ देता हूँ और मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करता तो वीबीए मुझे उसके अगेंस्ट कोई एरर शो नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट अगर हम जिसे कहते हैं ना एज ए इंटीजर या एज ए स्ट्रिंग ना करें तो बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल को क्या लेगा? वो बेसिकली ना इसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि ये आपकी जो वैल्यू पास कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, ये उस वैल्यू की बेस के ऊपर उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर देगा। अगर आपने नंबर पास किया तो ये इंटीजर कर देगा। अगर आपने डेसिमल नंबर्स किए तो ये डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। बुलियन कर रहे हैं फॉल्स ट्रू तो ये बुलियन में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग में कर देगा। अरे की एक अलग मिथ है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब स्ट्रिंग के लिए लेट से मैं डिम ए इज एज स्ट्रिंग करता हूं और डिम बी एज इंटीजर करता हूं। ये दो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। मेरे पास वर्कशीट है, इसके अंदर दो सेल हम ले लेते हैं। बुक 1 के अंदर सेल A1 और A2। इसका साइज छोटा कर लेते हैं इस तरह। अच्छा जी, अब A1 की अंदर जो वैल्यू है, मैं A को जो वैल्यू पास करूंगा वो वर्कशीट शीट 1 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू, मैं इसकी वैल्यू जो है वो पास कर देता हूँ उसको। और B के अंदर हम लिखेंगे वर्कशीट्स शीट 1 डॉट रेंज A2 डॉट वैल्यू। अच्छा, मैं इसको सारे को एग्जीक्यूट नहीं करता, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि एरर के, इसके अंदर ना एक एरर है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ 1, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे लिखता हूँ नाम या कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ। ठीक है, अब मेरे जो वेरिएबल्स हैं ये दोनों उसके अपोजिट चल रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग के केस में ये एरर नहीं देगा, वो 1 को भी एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा। इंटीजर के केस में वो एरर देगा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ये स्टेप 1 हो गया। उसके बाद मैं सेकंड स्टेप करता हूँ। ये रो बाय रो इसको आप कह सकते हैं कि आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये फर्स्ट उसने रीड किया, सेकंड रीड किया। अब जिस लाइन को ये हाईलाइट करता है ना, मेरे कीबोर्ड के ऊपर ये Alt F8 से इसकी शॉर्टकट की बन रही है। जिस रो को हाईलाइट करता है इसका मतलब ये है कि वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, नेक्स्ट स्टेप पे वो एग्जीक्यूट होने जा रही है। तो ये देखें यहाँ पर इसने एरर दे दी है। अगर मैं डिबग पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस पर्टिकुलर रो को हाईलाइट करके देगा कि यहाँ पर एरर है। अब वो एरर क्या है? वो एरर ये है कि हम इंटीजर डेटा टाइप के अंदर स्ट्रिंग को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, इसको मैं फिलहाल स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर मैं 25 लिख देता हूँ और दोबारा से इसको मैं स्टेप बाय स्टेप रन करूँगा। स्टेप 1 ओके, 2 ओके, 3 ओके एंड एंड हो गया। अब इसने एरर इसलिए रिटर्न नहीं किया कि हमने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर इंटीजर ही सेव किया है। तो स्ट्रिंग के केस में आप अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी लिखेंगे वो सेव कर लेगा। वेरिएंट के केस में, वेरिएंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं एरे डिक्लेयर करने के लिए। तो जब हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स पिक करने हों तो हम उसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो वेरिएंट है। बुलियन हम ट्रू फॉल्स के लिए करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने इफ कंडीशन में देखा था कि आपके पास दो रिजल्ट आते हैं, या ट्रू आता है या फॉल्स आता है, उसको हम बुलियन कहते हैं। डेसिमल हम यूज़ करते हैं जब हमने डेसिमल प्लेसेस के साथ नंबर यूज़ करने हैं, उसके लिए हम लॉन्ग भी यूज़ करते हैं। लॉन्ग में भी हम डेटा सेव करते हैं। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप गूगल करके इनकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स हैं वो इंटीजर है, लॉन्ग है, स्ट्रिंग है और वेरिएंट है। और हम इन चार के ऊपर ही मोस्टली जो है वो काम कर रहे होंगे अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब मेरे पास वर्कशीट है, लेट्स से वर्कशीट। जी प्लीज इरफान। इसका एक क्वेश्चन था एक मेरा। जी जी सर, हमने अभी A1 को एज अ स्ट्रिंग बनाया था और उसमें हमने स्टोर इंटीजर किया था। जी जी। अब इसमें स्टोर तो कर लिया, अब इस पे कोई कैलकुलेशन हो सकती है A1 के ऊपर? नहीं, वो तो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर तो कैलकुलेशन नहीं होगी। अगर आप इसके ऊपर सम का फंक्शन लिखेंगे तो वो एरर दे देगा आपको। ठीक ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक और भी चीज़ बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ है कि अगर आप फॉन्ट के साथ VBA के अंदर रहते हुए प्ले करना चाहें, आप चाह रहे हैं कि यार मैं मेरे जो फॉन्ट्स हैं, जैसे हम कंडीशनली फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, उसका इंटीरियर कलर बेसिकली हम फिल कलर को कहते हैं, या फॉन्ट कलर हमने चेंज करना है, तो हम वो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास बिल्ट इन हमारे पास जो है ना वो फंक्शंस हैं। मैं आपको उसका सिंटैक्स थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं फ़िलहाल क्लोज करता हूँ। मेरे पास एक वेरिएबल है dim a as string, और इस a के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ जो भी वैल्यू है मेरी इस पर्टिकुलर सेल में, और इस a की वैल्यूज़ को इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फॉन्ट भी अप्लाई करता हूँ। या इसी के ऊपर डायरेक्टली कर लेते हैं, दोनों ऑप्शन ठीक हैं। जैसे डॉट फॉन्ट, फिर उसके बाद आप इसमें लिखेंगे डॉट, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कर देते हैं कलर इज इक्वल टू VB रेड कर दें। लेट्स से वर्कशीट A1 को हमने लिया, तो ये देखें इसका कलर जो है फॉन्ट का यहाँ पे रेड हो गया। अब VB ग्रीन करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ब्लू करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। ये तो बड़ा एक सिंपल सा है कि कलर आपने किस तरह से चेंज करना है। ये था फॉन्ट का कलर। अच्छा, आपने फॉन्ट का कलर नहीं चेंज करना चाह रहे, आप चेंज करना चाह रहे हैं फिल कलर। अच्छा, इसका एक और भी वैसे हम तरीका यूज़ कर सकते थे, हम इसकी सिलेक्शन कर सकते थे, और सिलेक्शन के ऊपर जाके इसको हम करते सिलेक्ट, और सिलेक्शन के ऊपर जाके भी हम फॉन्ट कलर इस तरह से यूज़ कर सकते थे। फॉन्ट डॉट कलर इज इक्वल टू VB ग्रीन, या जो भी आप लिखना चाहें। तो इस तरह से भी ये काम करेगा कि आपने एक वर्कशीट का कोई भी एक सेल सेलेक्ट किया, उस सिलेक्शन के अंदर आपने जो कलर है वो चेंज किया। अब इसी सिलेक्शन का
ये सिलेक्शन मैंने इसलिए किया ताकि मुझे बार बार वो कोड ना लिखना पड़े। सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VB ब्लू। तो अगर हमने सेल का कलर, जिसको हमने इंटीरियर कलर का नाम दिया है, उसको चेंज करना है। आपने सेल के साथ प्ले करना है, इंटीरियर का वर्ड यूज़ करेंगे। आपने टेक्स्ट के साथ प्ले करना है तो फॉन्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो हमारी सिलेक्शन जो भी है, जो कि हमने A1 रखी है, इसको आप अब इसके ऊपर ना फॉर लूप को ज़हन में रखते हुए ज़रा थोड़ा सोचिएगा कि मुझे अगर मल्टीपल सेल्स को मल्टीपल कलर्स देने तो मैं कैसे दूंगा। इसके ऊपर भी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेंगे, उस तरफ लेके चलेंगे। अच्छा, इसी तरह से मेरा सिलेक्शन है और इस फॉन्ट का जो वेट है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से फॉन्ट वेट को फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, सॉरी इसका जो फॉन्ट वेट है इसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट बोल्ड। यस, वेट डॉट बोल्ड। और इसको हमने फिर बताना होता है कि ये बोल्ड जो है ना, इसको करना है या नहीं करना। तो उसके लिए हम ट्रू फॉल्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मैं अगर इसको ट्रू कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिर अब ये जो मेरी सिलेक्शन है A1 की, इसका कलर, इसका फॉन्ट कलर और इसका जो वेट है, ये तीन चीज़ें चेंज करेगा। इसको प्ले करें। सिलेक्शन फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, सॉरी हाँ, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल ट्रू। तो ये इसको ट्रू जो है बोल्ड कर देगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल सेल्स हैं, A से लेके A1 से लेके A11 तक हैं, और हम उन सब को एक डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं। तो हम वो किस तरह से डिफरेंट कलर दे सकते हैं। आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी, इसको हम स्ट्रिंग की बजाय इंटीजर कर देते हैं। इस इंटीजर के ऊपर हम काम करेंगे और हमारे पास जो लूप चलेगी dim A as integer, dim B as integer and dim double A as string, double B as string। सो ये दो हमने, लेट्स से हम ये कहते हैं कि हमने दो सेल जो है उनको डिफरेंट कलर्स देने हैं। हम कलर के लिए, कलर कौन सा देना है उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, और उस वेरिएबल को हम किस तरह से प्ले करें। ये हमें एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी एज वेरिएंट। सो विद 2 पैरामीटर्स, फर्स्ट पैरामीटर जो है डबल A का, उसमें हम वैल्यू सेव कर देते हैं इज इक्वल टू VB ग्रीन, और ये VB का G जो है ये कैपिटल होगा। इसी तरह से जो सेकंड थी उसमें हम से स्टोर कर देते हैं रेड। अच्छा, अगर आप यहाँ पर 2 नहीं लिखते तो भी कोई मसला नहीं है, आपकी जो एरे है वो डिक्लेयर हो जाएगी। अब स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं, कहीं पे कोई एरर है तो हम उसको एलिमिनेट कर लेंगे। और ये हमारा एज अ वेरिएंट VB ग्रीन, क्योंकि हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं, टेक्स्ट को डबल कोटेशन मार्क में सेव करना ज़रूरी है।
सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। अभी भी इसको भी जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे? नहीं, ज़ीरो से भी अगर स्टार्ट करते हैं ना, ज़ीरो और वन भी करते हैं, बेसिकली ये डेटा स्टोर नहीं कर रहा है इसमें। तो मुझे मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दे, मैं इसको ब्रेक के बाद कंटिन्यू करता हूँ। ये वाला जो है नेक्स्ट, इससे एक स्टेप आगे चलते हैं फॉर्म डेवलपमेंट की करना तरफ। पड़ेगा कि अरे कितनी डिजिट्स की होगी या कितनी उसमें सर ए यहाँ पे मेरे में कुछ आएगा 2 या समथिंग आएगी नहीं, ये आउट जो ऑफ रेंज क्या है? देखें, जो एरे डिक्लेरेशन है ना, इसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। जब VBA में आप काम कर रहे हैं तो एक ये होता है कि आप एरे के अंदर आप उसको बता दें कि आपने कितने पॉइंट की एरे डिक्लेयर करनी है, और दूसरा आप ना बताएं। अब अच्छा, हमने 2 लिखा है तो इसने दोनों के अंदर वैल्यू स्टोर कर ली है। ग्रेट, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच यार। अच्छा, ये हमारे पास एरे के अंदर दो वैल्यूज़ आ गई हैं। VB AA1 में है VB ग्रीन, और AA2 में है VB रेड। वर्कशीट में गए हम, इस यहाँ पे हम एक डिक्लेयर करते हैं फॉर लूप, और फॉर लूप जो है वो हम I इज इक्वल टू 1 2 लेट से 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम यहाँ तक इसको कर लेते हैं, और नेक्स्ट I, और यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, एक तो हम इस नंबर को, ये जो हमने A1 लिखा है, इसको हम कर लेते हैं एंड के साथ 1। अब ये हमारा सेल चेंज हो गया, ठीक है। और दूसरा जो कलर है, कलर में भी हम AA I, सर ये एंड और उसमें स्पेसिंग तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, स्पेसिंग का कोई इशू नहीं है। चलो, मैं एक तो इसकी पॉसिबिलिटी देखता हूँ कि क्या हम इसको वेरिएबल को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदरवाइज हम इसका ये टेक्स्ट जो है ना, ये तो डिस्प्ले करा सकते हैं। ये अगर हम इसका टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहें तो वो हम इसको करवा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसकी मैं पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ कि ये इसको एज अ कोड रीड करवाने के लिए क्या करना है। अच्छा, इस आज के ना ब्रेक के बाद का मेरा प्लान ये था कि मैं फॉर्म डेवलपमेंट की तरफ आपको जो है ना उसके ऊपर लेके चलूँगा कि फॉर्म्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और उसके ऊपर कैसे वर्किंग की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं स्टक हुआ हूँ। इसको हम ब्रेक के बाद कर लेते हैं, लेकिन फॉर्म डेवलपमेंट की तरफ हम चले मूव करते हैं कि फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उस कम्युनिकेट कैसे करना है एक्सेल शीट के साथ, डेटा कैसे स्टोर करना है, और बटन्स के साथ कैसे आपने प्ले करना है। उसके लिए इंसर्ट टैब में जाना है आपने, और यहाँ से आपने यूज़र फॉर्म क्रिएट कर देना है। यूज़र फॉर्म का साइज़ आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, और यूज़र फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जाके भी आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें तो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, और ये प्रॉपर्टीज़ इस वक्त ऊपर थोड़ा सा ले आते हैं। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले इसका फॉर्म का नाम है। अगर आप फॉर्म का नाम देखें तो यहाँ पर ये फॉर्म का नाम लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह लेता हूँ। इसके दरमियान में आप स्पेस नहीं देंगे। अगर आप स्पेस देंगे तो ये एरर दे देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर स्पेस दूँ और इसको ये करूँ तो ये एरर दे देगा। इसलिए फॉर्म का नाम आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है, फोर कलर है, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। आप इसका अगर बैक कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से पैलेट से भी उठा सकते हैं, सिस्टम कलर्स में से जाके आप कलर ले सकते हैं।
इसका ये जो ऊपर टॉप पे हेडर आ रहा है ये क्या होना चाहिए, ये आप यहाँ से चेंज करेंगे कैप्शन से जाके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके अंदर स्पेस दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फॉन्ट आ जाता है, अगर आप फॉन्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, अंडरलाइन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है जी फोर कलर। फोर कलर बेसिकली जो है ये हम नॉर्मली जो फॉन्ट का कलर है इसी को हम फोर कलर कह रहे होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका नाम, बाकी चीज़ें आपने कुछ भी की हैं, जब आप कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको ये फॉर्म नेम, बटन नेम, लेबल नेम, ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी और इनके ऊपर आप जो है वो हेल्प आउट ले सकेंगे। अच्छा, अब लेट्स से हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कॉलम्स क्या क्या हैं। सीरियल नंबर का कॉलम है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी फर्स्ट नेम, उसके बाद है लास्ट नेम, उसके बाद है लेट्स से ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रेनिंग और लास्ट पे रिमार्क्स। ये हमारा डेटाबेस है जिसको हमने फिल करना है फॉर्म की मदद से। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डेटाबेस चूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर द टाइम बीइंग मेरे पास ये डेटाबेस है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हम डालेंगे जो कि ड्रॉप डाउन से ले रहे होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हम ऐड करेंगे जो कि हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख रहे होंगे। ड्रॉप डाउन के लिए हम ट्रेनिंग्स को यूज़ कर लेते हैं कि ट्रेनिंग हम 2 से 3 ट्रेनिंग्स रख लेंगे इसके लिए। और जो नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और रिमार्क्स है इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले टाइटल देना है, तो अगर आप इस पर सॉरी ये मैं कोडिंग चला गया। इंसर्ट ओके, सेकंड फॉर्म डिक्लेयर हो गया मेरा। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर जब हमने डिफरेंट टूल्स ड्रॉ करने हैं, let me make a new file f11 insert form and ये था हमारा फॉर्म। यस, सर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का टाइटल किस तरह से आया यूजर फॉर्म से? अगर आप इसकी राइट क्लिक करें इसके ऊपर तो आपके पास एक आता है प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। इस प्रॉपर्टीज़ में आपके पास कैप्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, कैप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप देखें तो प्रॉपर्टीज़ में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और कैटेगरी के अंदर भी जाके आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें बैक कलर है, उसका फॉन्ट कलर है, उसका जो टेक्स्ट है, समथिंग साइज़ है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अगर प्रोजेक्ट में देखें तो प्रोजेक्ट के अंदर कोड का ऑप्शन आ रहा है, कोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पर्टिकुलर कोड में ले जाएगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको वापस फॉर्म में ले आएगा। और ओके, मैं इसको ज़रा सेव कर लूँ फाइल को एज अ VBA प्रोजेक्ट।
मैंने जैसे आपको बताया था कि VBA का या मैक्रो का हमारा कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसको हम मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे सेव कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब हमारी टूल बार आ गई। टूल बार के ऊपर अगर आप देखें तो कंट्रोल्स में काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे सेलेक्ट का ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिलेक्टेड होगा। उसके बाद लेबल है, लेबल है बेसिकली अगर आपने टेक्स्ट को लिखना है तो उसके लिए आप लेबल यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पर इसको ड्रॉप करूँ कुछ लिखने के लिए, तो इसके अंदर मैं जाके टेक्स्ट लिख सकता हूँ। उसके लिए मुझे राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, यहाँ से भी आप ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबल 1, इसको आप, अच्छा लेबल के केस में अगर आपने लेबल्स को डायनामिक रखना है, यानी कि उसकी वैल्यूज़ आपने एक्सेल शीट से पिक करनी है, तब आप इसको लेबल नेम भी ज़रूर चेंज करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम इसको करते हैं एफ नेम फॉर फर्स्ट नेम। और इस लेबल के अंदर लिखा हुआ क्या होगा, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, लेकिन इसको बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल शीट से कैसे लेके आना है। एंटर फर्स्ट नेम। अगर आप इसका फॉन्ट साइज़ और स्टाइल ये सारी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर आप यहाँ से चेंज करेंगे, और इसका जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट स्टाइल है या साइज़ है, वो इस जगह से चेंज करेंगे। इसको मैं बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ और कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हम यूज़ करते हैं डेटा डेटा एंट्री एंड यूज़र के लिए कि वो डेटा एंटर करे यहाँ पे। इसका हम नाम रख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो जाएगा एफ नेम। एफ नेम 1। ओके जी, ये हमारा लेबल आ गया, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा किस तरह से हम डिस्प्ले करेंगे एक्सेल शीट के अंदर। सबसे पहले तो जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ओपन करते हैं तो आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है ये ब्लैंक होना चाहिए। आपने इसका नाम रखा था एफ नेम 1 डॉट txt डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। तो जब भी आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको हम करेंगे एक्टिवेट। जब भी आप फॉर्म को ओपन करते हैं तो ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली आपको एम्प्टी मिलेगा। इसको रन करके देखें, आपका कर्सर इसमें ब्लिंक कर रहा है और फॉर्म आपका एक्टिवेट है। एक बटन बना लेते हैं जिससे हम इसको लिंक कर लेंगे फॉर्म को। सो ये हमारा बटन हो गया। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो करें, और ये हमारा मैक्रो है। क्लिक करेंगे, सॉरी ये हमने फॉर्म असाइन नहीं किया, हमने तो ओके। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर हमने बटन्स ड्रॉ करने हैं, तो बटन के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं बटन के। तो ये कमांड बटन मैंने यूज़ किया। अब कमांड बटन के से हमने क्या क्या करवाना है, वो काफ़ी सारे काम है। जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्म दिखाया था जिसमें लेट मी ओपन दैट पर्टिकुलर फॉर्म एक्सेल, और ये था VBA में। ये देखें, अब अगर आप इस पर देखें तो 3 बटन है, एक सेव का बटन है, एक क्लियर का बटन है, एक क्लोज का बटन है। तो ये बेसिकली ना इन बटन्स के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। वापस चलते हैं उसी में, और इसको फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं।
यहाँ पे आ गया। अच्छा, इस बटन के ऊपर आपने टेक्स्ट उसी तरह से आप चेंज करेंगे। बटन कमांड बटन का नाम है यहाँ पे, इसको लेट से हम क्या देते हैं जी, सेव। इसका नाम हमने सेव बटन रख दिया, और इसके ऊपर जो कैप्शन है वो हम सेव या जो भी जिस तरह से हम रखना चाहें, सेव वैल्यूज़, सेव डेटा, एनीथिंग। अभी तक हमने जो भी चीज़ें इसके ऊपर की हैं वो एक्शनेबल नहीं है, क्योंकि हमने इनकी बैकएंड पे ना कोई भी कोडिंग नहीं की हुई। हमने ना तो किसी वेरिएबल से डेटा लिया कहीं पे सेव करने के लिए, और ना ही हमने इसको बताया कि फर्दर इसने करना क्या है। अब मैं इस सेव बटन के ऊपर अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये सेव बटन, सेव अंडरस्कोर क्लिक, ये मेरे पास आ जाता है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी कोडिंग लिखूँगा। वो कोडिंग कुछ मैं इस तरह से लिखता हूँ कि एफ नेम 1 डॉट टेक्स्ट, सॉरी, इसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। लेट्स से ये वेरिएबल डबल ए एज स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के अंदर हम फिर वैल्यू जो है वो स्टोर करेंगे। तो वो वैल्यू क्या होगी, डबल ए इज इक्वल टू एफ नेम 1 डॉट टेक्स्ट। यहाँ से हम ये वैल्यू ले रहे होंगे, और फिर ये वैल्यू सेव कहाँ करेंगे, वो हम कह देते हैं जी वर्कशीट, और इसके अंदर है हमारे पास शीट 1 डॉट रेंज, और रेंज में हम ले लेते हैं B2 इज इक्वल टू डबल ए। तो अब सेव के बटन पे क्लिक करने से ये क्या करेगा, सबसे पहले ये वैल्यूज़ टेक्स्ट बॉक्स से लेगा, वेरिएबल में स्टोर करेगा, और फिर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर उस वेरिएबल से वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसको हम रन करके देखते हैं। रन, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। सेव वैल्यू, और ये यहाँ पे सेव होगी। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे अपने सेल्स के साथ। जो एक्शन जिस चीज़ ने परफॉर्म करना है उसके उसी के अंदर उसकी आपने कोडिंग करनी है। जैसे फॉर्म से हमने क्या करवाया था कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको इनिशियलाइज के टाइम पे हमने एम्प्टी किया था, तो ये हमारा इसी मकसद के लिए यूज़ होगा। फिर हमने सेव क्लिक किया था, उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको उसमें स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो वैल्यू एक सेल में जाके सेव हो जाती है। अब वापस चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, एक और लेबल जो है वो डिक्लेयर करें। अच्छा, इसका भी ना फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर भी फॉन्ट कोई बहुत ही ऑकवर्ड किस्म का आ रहा था। ये देखिए, इसको हम कर लेते हैं 10 और रेगुलर। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई आपने टूल यहाँ पे ड्रॉ किया और उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे मैंने ये अभी कॉपी और पेस्ट किया, तो आप देखें इसका जो नेम है ना वो चेंज हो जाएगा लेबल 1 पे, वो सेम नहीं रहेगा, ना ही उसमें ये ऑटोमेटिकली कोई मॉडिफिकेशन करेगा। तो यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ ये है जी लास्ट नेम, लास्ट नेम का लेबल आ गया। फिर मैं इसका टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख के लास्ट नेम 1 कर देता हूँ, और बल्कि इसका हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, कैप्शन भी। दो टेक्स्ट बॉक्स हो गए हमारे पास, एक फर्स्ट नेम का और एक लास्ट नेम का। दोबारा से मैं फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करूँगा ताकि मैं इसको भी उसी तरह से एम्प्टी कर सकूँ। 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, और मेरे पास ये ऊपर देखें दूसरा कोड भी आ रहा है जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स की एक्सेल वर्कबुक के अंदर। तो हम एक और स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर करते हैं, कॉमा
डबल बी या लास्ट नेम। विकास नो इशू, अगर आपका लैपटॉप बंद हो रहा है, अगर आप मोबाइल पे ज्वाइन कर सकते हैं तो मोबाइल पे आ जाएं, या बाद में आपको वीडियो जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप हेल्प आउट ले सकते हैं। ओके जी, हमारे पास आ गए फिर सेकंड वेरिएबल, और सेकंड वेरिएबल में डबल बी हमने डिक्लेयर किया। डबल बी को हम पास करेंगे दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डॉक TEXT, और इसको हम C2 में जाके ये वैल्यू राइट करेंगे। इसे रन करते हैं। फर्स्ट नेम आबिद, लास्ट नेम मकसूद एंड सेव वैल्यू। ये हमारे दूसरे जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम क्या था? नेम की स्पेलिंग गलत तो होगा, हाँ, कोडिंग के अंदर नेम की स्पेलिंग गलत है। कोड आप कह रहे हैं यहाँ पर गलत है? ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब मैं ये देखें, ये मैंने अभी टैब प्रेस करने लगा हूँ, जैसे ही मैं फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स से टैब प्रेस करता हूँ तो ये सेव के बटन पे जाता है, हालांकि इसको जाना चाहिए लास्ट नेम के ऊपर। तो ये बेसिकली ना हमें इसकी सीक्वेंस जो है वो बनानी पड़ती है तमाम टूल्स की। अगर आप यहाँ पे देखें, एक सेकंड, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर ले आऊँ ताकि ये हमें विजिबल हो जाए। ये लिखा हुआ है टैब इंडेक्स नंबर 1। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें टैब इंडेक्स नंबर 4 आ रहा है, जबकि इस टैब का इंडेक्स होना चाहिए नंबर 2। और जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसका टैब इंडेक्स नंबर 3 है। अब ज़रा इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। अली रज़ा, और टैब प्रेस करेंगे आप तो आपका इसी तरह से आगे मूव करता जाएगा। ये देखिए, तो इस सीक्वेंस को मेंटेन रखने के लिए कि आप टैब के साथ भी अपना जो फॉर्म है उसको ऑपरेट कर सकें, हमें ज़रूरत पड़ती है टैब इंडेक्स नंबर चेंज करने की। ये अल्फ़ाबेटिक में जाके, और टैब इंडेक्स कहाँ गया? टैब इंडेक्स, जरा पहले सेलेक्ट करें। हाँ जी, ये टैब इंडेक्स आ रहा है इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका टैब इंडेक्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अभी 10 मिनट की ब्रेक ले लें, नमाज पढ़ लें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। नहीं हुआ कल तो वो नहीं था, क्या कहते हैं उसको, कनेक्टिविटी इशू था। हाँ जी, कनेक्टिविटी का इशू था। आज भी तकरीबन कनेक्टिविटी की वजह से ना थोड़ा सा कुछ लोगों को भी डिले आया है, हाँ जी, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप रिकॉर्डिंग में ना, इसलिए आज का जो हमारा लेसन है ना वो भी काफ़ी हद तक कम ही है हमारा, लेकिन ये है कि कोशिश यही है जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करें उनको थोड़ा सा क्लियर करें। थोड़ा सा मैं मेंटली भी डिस्टर्ब था, रीज़न कुछ काम एकदम से ऐसा आ गया ट्रेनिंग से 10 मिनट पहले, तो ब्रेक टाइम में मैं वही कर रहा था। अभी व्हाट्सएप पे मैंने वो शेयर किया है, हो सकता है इसमें कोई अपडेट भी आए। तो जब आप डबल माइंडेड होते हैं तो प्रोग्रामिंग में आप फंस जाते हैं फिर जाके। सर ये ऐसी चीज़ है जिसमें यकसुई चाहिए असल में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी देर के लिए तो रिलैक्स हुआ हूँ, इसको तब तक हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम को हम कर लें। अच्छा जी, ये हो गया जी हमारे पास दो हमने जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो ड्रॉ कर लिए। इससे पहले ना एक हम लेबल ऐड कर लेते हैं जिससे हम शो करेंगे कि बेसिकली फॉर्म का टाइटल क्या है। उसके लिए भी लेबल 1 को मैं कर देता हूँ टाइटल। आपने इसी तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप स्टोर का बना सकते हैं, जैसे स्टोर के अंदर आपने सॉफ्टवेयर देखे होते हैं
देखे होंगे, उस तरह का बना सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट के हवाले से बना सकते हैं। इरफान नज़ीर की बात करें तो इनके पास साइट्स का डेटा होता है, उस साइट्स के हवाले से कोई अगर इनपुट फॉर्म बनाना चाहें तो बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइडिया ये है कि जो टूल्स हम आज यूज़ कर रहे होंगे ये टूल्स आपने उसमें लाजमी यूज़ करने हैं। अच्छा जी, इसका कैप्शन हम कर देते हैं ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसका जो नाम है वो हमने टाइटल रख दिया। साइज़ इसका थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना ब्रेक से पहले कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा ये जो लेबल है इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट मैंने मैनुअली लिखा है, इसको डायनामिक कैसे किया जा सकता है। उसके लिए आप या तो लेबल के ऊपर डबल क्लिक कर लें तो भी ठीक है, अगर आप फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो भी ठीक है। आपने यहाँ पर लेबल को एक वैल्यू देनी है। पहला लेबल था हमारा आई थिंक एफ नेम के नाम से, और इसका कैप्शन जो भी था उसकी जगह पे हम कोई और टेक्स्ट लिख देते हैं। अब क्या होगा कि जब हमारा फॉर्म एक्टिवेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक टेक्स्ट इसको दिया था लेबल 1 को, वो उसमें एज इट इज़ शो होगा। और अगर आप देखें जैसे ही मैंने इसको रन किया है तो ये कैप्शन इसका ब्लैंक हो गया है। अब इस कैप्शन की जगह पे मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ, मैं दोबारा से फॉर्म को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं वर्कशीट से ले लेता हूँ वर्कशीट्स, और वर्कशीट है हमारी शीट 1, और इसके अंदर है जी रेंज, और रेंज में हम लेट से कहते हैं B2 के अंदर जो वैल्यू थी वो हम ले लेते हैं, B2 में जो वैल्यू है वो ले लेते हैं, और इसके अगेंस्ट आपने वैल्यू ज़रूर लिखना है ताकि VALU वैल्यू ये आ गया। अब इसको दोबारा से आप रन करें, यहाँ पे अली लिखा हुआ है, हमने B2 सेलेक्ट किया है, B2 के अंदर अली था, अली यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। क्लोज करते हैं इसे, वापस चलते हैं उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर, और इसको हम कर देते हैं B1, रन करें, फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसे क्लोज करता हूं और ये जो टेक्स्ट था इसको मैं चेंज करता हूं, यहाँ पे एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम मैंने इसलिए नहीं कहा कि वो हमारा बाय डिफॉल्ट भी उसी तरह से। अब इसको रन करें, एंटर योर नेम, वो सेम टेक्स्ट जो बी में लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो ये इस तरीके से आपने टेक्स्ट जो है उसको डिस्प्ले करवाना है फॉर्म के ऊपर लेबल के अंदर। कोड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोबारा से, और कोड आप होपफुली वीडियो से भी देख लेंगे। मैंने सबसे पहले उस लेबल का नाम दिया है, फिर उसके ऊपर एक्शन क्या करना था वो दे दिया है, वो है जी उसका कैप्शन। और फिर उस कैप्शन के साथ मैंने क्या किया, वर्कशीट्स में जाके शीट 1 और रेंज B1 के अंदर जो भी वैल्यू लिखी थी वो उसमें स्टोर कर दी। इसी तरह सेकंड के साथ, थर्ड के साथ एंड सो ऑन आप जो है वो करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम वापस फॉर्म पे चलते हैं और इस फॉर्म के ऊपर हम डिज़ाइन करते हैं एक ड्रॉप डाउन। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी शीट के अंदर यहाँ पर एक टेबल है ट्रेनिंग्स के नाम से, ट्रेनिंग्स, और ट्रेनिंग्स के अंदर है जी एक्सेल, पावर BI,
ये 3 ट्रेनिंग्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल क्रिएट करने का तो आप लोगों को आइडिया है ना? अगर नहीं है तो आप इंसर्ट पे जाएं, ये देखें ये टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको दोबारा रेंज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन टैब के ऊपर कन्वर्ट टू रेंज आ रहा है, और शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल टी है। इसके ज़रिए आप टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल को एक नाम दे दें, लेट्स से हम इसको कह देते हैं TRGs ट्रेनिंग्स। अब वापस चलते हैं अपने फॉर्म में, और यहाँ पर हम पहले तो एक लेबल जो है वो इंसर्ट करते हैं। इसी लेबल को कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम लिखते हैं सेलेक्ट ट्रेनिंग। उसके बाद हमारे पास कॉम्बो बॉक्स आ रहा है, इस कॉम्बो बॉक्स को हम यहाँ पे लगा देंगे यूँ। इस कॉम्बो बॉक्स का नाम हम रख देंगे TRGs। अच्छा, इसका ना एक और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप लेबल लेट से डिक्लेयर कर रहे हैं तो LBL डॉट के साथ शुरू कर दें, टेक्स्ट बॉक्स कर रहे हैं TXT डॉक्स का शुरू कर दें, कॉम्बो कर रहे हैं COMBO डॉट के साथ कर दें। तो इस तरह से ये होता है, डॉट कर लें, अंडरस्कोर कर लें, कुछ भी कर लें, या विदाउट स्पेस कर लें, कि आपको जब ज़्यादा आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना आपके लिए ज़रा इजी हो जाता है। अब ये हमारा लेबल कुछ यूँ बन गया। अब इस लेबल के अंदर जो हमने डेटा डिस्प्ले करवाना है वो हम करवाएंगे यहाँ पे जाके। अब यूज़र एक्टिवेट होगा तो उस लेबल के अंदर हमारे पास एक डेटा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, और फिर उसी डेटा के अंदर हम सिलेक्शन करेंगे, और उस सिलेक्शन को हम जाके स्टोर करेंगे अपनी वर्कशीट के अंदर। हमने जो डिक्लेयर किया है कॉम्बो बॉक्स, उसका नाम रखा था आई थिंक COMBOTRG, आई थिंक ये नाम था। इसको डबल चेक कर लेते हैं। TRGS, अच्छा जी। इस अब इसके अंदर हमें ना वैल्यूज़ लेके आनी है। वो वैल्यूज़ किस तरह से आएंगी, उसके लिए आपको करना ये होगा कि वर्कशीट में कहाँ पे आपने वैल्यूज़ लिखनी, वर्कशीट्स, ये था हमारा एक टेबल हमने जो है ना वो किया था। तो वर्कशीट में हमारे पास शीट 1 है, यस शीट 1, और उसके बाद डॉट उसकी जो रेंज है। अब इस केस में ना हम रेंज नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास हमने लिस्ट ऑलरेडी टेबल में डिक्लेयर किया था, तो इसको लिस्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा था आई थिंक TRGS, ये नाम रखा था। अभी इसको डबल चेक कर लेते हैं, और डॉट लिखेंगे जी डेटा बॉडी रेंज, और इसकी हम वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर एरर है स्पेलिंग में, और बाकी ठीक है। तो डेटा BODY, यस। अब ये क्या कर रहा है कि ये हमारा जो टेबल था, टेबल को मैं एक दो दोबारा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर टेबल नेम गलत हुआ तो ये वैल्यूज़ पिक नहीं करेगा। TRGs, ठीक है। हमारा ये जो टेबल था कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमने ये वैल्यूज़ स्टोर कर दी। एक दफ़ा इसको ज़रा डबल चेक कर लेते हैं। कॉम्बो कॉम्बो डॉट वर्कशीट हमारी है जी शीट 1 डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स,
ऑब्जेक्ट्स trg रेंज वैल्यू। स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पे आ रही है जी? वर्कशीट्स आ गई, उसके बाद डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आ गई, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, और हमारा ये टेबल नेम आ गया trgs डेटा बॉडी रेंज डॉट वैल्यू। यहाँ पर trgs है, कॉम्बो का नाम भी हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। कॉम्बो वर्कशीट, ये गलती हम कर रहे हैं, और गलती हमारी क्या है कि हमने इसको डिम लेट्स से इसका हम नाम दे देते हैं कॉम्बो एस वेरिएंट, सॉरी वेरिएंट, और इसके अंदर हम सेव करते हैं कॉम्बो। अब यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रहा कि हमने इस कॉम्बो बॉक्स को नहीं बताया कि इसके अंदर वैल्यूज़ क्या स्टोर करनी है। हमने वैल्यू इनपुट ले ली है, इस वेरिएबल के अंदर हमने ये वेरिएंट सेव कर लिया है, लेकिन उस वेरिएंट को डिस्प्ले नहीं किया हुआ। तो उस वेरिएंट को हम डिस्प्ले करते हैं, हमारा जो कॉम्बो का नाम था COMBOTRGS डॉट LIST लिस्ट इज इक्वल टू COMBO। ग्रेट, इस तरह से आप इसकी वैल्यू ले रहे हैं। अब इसकी वैल्यू जो सिलेक्शन है उसकी आउटपुट भी उसी तरह से आप देंगे जिस तरह से आपने टेक्स्ट बॉक्सेस की आउटपुट को डिस्प्ले किया था। तो अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, लेट्स से CC एक और वेरिएबल है, और यहाँ पर जो हमने डेटा ये जी बिल्कुल सेव कर, यहाँ पर हम जो CC इज इक्वल टू हमारे पास जो डेटा आएगा वो आएगा फ्रॉम कॉम्बो COMBO TRGS, और ये हम जाके स्टोर करेंगे, लेट्स से कौन सा कॉलम है हमारा ट्रेनिंग्स का, F2, इसको हम स्टोर करेंगे सॉरी F2 के अंदर, F2 और CC। इसको हम करते हैं रन, यहाँ पे लिखते हैं आबिद मकसूद। फजल साहब ये फिर सेव पे चला गया, क्या करना पड़ेगा हमें? सर ये हमें जाके इसकी वो जो प्रॉपर्टीज आपने दिखाई थी ना, वहाँ पे जाके इसको इंडेक्स इसको थर्ड देना होगा। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे इस पे क्लिक करूं और उसके बाद क्या करूं? यहाँ ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, इसमें नीचे इंडेक्स में जाएं तो टैब इंडेक्स, टैब इंडेक्स, इट शुड बी 3। इसको मैं नंबर 3 कर दूं? यस, फिर मुझे इसका नंबर भी चेंज करना पड़ेगा? इसको 4 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। अब इसको हम रन करते हैं, ये रन हो गया। फर्स्ट नेम आबिद, सेकंड नेम मकसूद, टैब के बाद फिर मैं यहाँ से लेट से एक्सेल चूज़ करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये उसी तरह से टेबल से वैल्यूज़ पिक की हैं और यहाँ पर जाके इसने स्टोर की हैं। अच्छा, अब मुझे बार बार ना इसको क्लोज़ करने के लिए क्रॉस का बटन जो है ये प्रेस करना पड़ रहा है।
तो ऐसा क्या किया जाए कि मुझे ये क्रॉस का बटन प्रेस ना करना पड़े, बल्कि ये ऑटोमेटिकली मैं एक बटन लगाऊं उससे ये क्लोज़ हो जाए। उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पर एक और बटन डिज़ाइन करना है और इस बटन का कैप्शन आप दे दें क्लोज़। बाकी अगर कुछ चेंज करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें। एक क्लियर का बटन हमने बनाना है और एक क्लोज़ का बटन बनाना है। क्लोज़ के बटन के लिए हम करेंगे जी unload.me, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ये जो फॉर्म है ये क्लोज़ हो जाएगा। इसको हम करते हैं रन और क्लोज़। कमांड 1 अंडरस्कोर ये ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, उसके बाद एक और बटन हमने इसके ऊपर बनाना है इसी तरह से क्लियर का। अब देखें, हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इसके अंदर इन होंगे तो हमारे कुछ सेल ऐसे हैं जिनको हमने क्लियर कर दिया। तो जब भी आप डाटा एंट्री करते हैं, सेव करते हैं, तो दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से ये सारे के सारे सेल जो हैं ये ब्लैंक हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ अब अगर मुझे ये सारे के सारे मैनुअली से क्लियर करने हों तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और बटन डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पे इस बटन को हम क्लियर का कैप्शन दे देते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर जितने भी हमने टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, जितने भी हमने कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ किए हैं, उन सबको ब्लैंक कर देते हैं। अब वो कैसे ब्लैंक होगा, कॉम्बो बॉक्स को हम इन्फेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज कॉम्बो बॉक्स की वैल्यूज़ जो है ना वो नेक्स्ट सेविंग के लिए हमारे पास नहीं रहेंगी। तो हमारे पास जैसे ये टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, सिंपली इस तरह का कोड हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर कॉम्बो बॉक्स को करना चाह रहे हैं तो कॉम्बो बॉक्स के लिए आपको ये इस तरह से सेव करना पड़ेगा। रन करें, कुछ भी लिखें और इसको ये करें, क्लियर करें। क्लियर वैल्यूज, ठीक है। तो ये अब दो चीज़ें हमारी हो गई हैं, एक क्लोज का ऑप्शन आ गया, एक हमारे पास सेव वैल्यूज का आ गया। आर्गुमेंट नॉट ऑप्शनल, अच्छा ये गलती की है हमने। बेसिकली ऑप्शनल वो होता है जिसके लिए हम डॉट यूज़ कर देते हैं ना, वो ऑप्शनल आर्गुमेंट्स में आ जाता है। और जहाँ पे हमने ऐसा आर्गुमेंट ऐड करना हो जो मैंडेटरी है, तो उसके लिए हम डॉट की बजाय स्पेस यूज़ करते हैं। अब इसको मैं री रन करता हूँ और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, तो ये क्लोज़ हो जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग जो फील्ड्स हैं उनके हमने ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है और रिमार्क्स है। ईमेल के ऊपर भी हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे और ईमेल में भी हम लेट से कुछ सर्वर्स के नाम सेव कर लेते हैं एंड यूज़र को स्ट्रिक्ट करने के लिए कि वो इन पर्टिकुलर ईमेल आईडीज़ में से कोई एक ईमेल यूज़ करे। जैसे मिसाल के तौर पे yahoo.com, gmail.com, या हम यूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल outlook.com एंड सो ऑन। इसको टेबल में कन्वर्ट कर दें और इस टेबल का नाम रख दें ईमेल। अब वापस अपने फॉर्म पे जाएं और यहाँ पर आपने इंसर्ट लेबल में आप लिखेंगे, बल्कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं वरना बार बार इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर ईमेल आईडी
और ये लेबल है ईमेल का। अब इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो हमने यहाँ पे ऐड करना है टेक्स्ट बॉक्स, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। उसके बाद हम एक लेबल ऐड कर लेंगे। लेबल हमारा होगा, सॉरी, कुछ यूं, और इसके अंदर हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो लिख लेते हैं @। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेगा और उसके बाद एंड यूज़र जो है वो सिलेक्ट करेगा ड्रॉप डाउन से कि वो ईमेल किस डोमेन का है। तो उसके लिए हम एक कॉम्बो बॉक्स ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से। सर वो टेबल में अगर हम @ पहले से लिख दें तो वहाँ से उठा लेगा। बेसिकली अब मैं इसमें ना आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जब तीन चीज़ें डिक्लेयर की हैं, आपने एक लेबल से भी टेक्स्ट लेना है, एक आपने लेना है टेक्स्ट बॉक्स से, और एक लेना है कॉम्बो बॉक्स से। इन तीनों को क्लब करके ईमेल आईडी बना के कैसे आपने सेल के पास इसको पास करना है। ठीक है सर, थैंक यू। इसको हम थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख दें txt ईमेल। लेबल का हमने रख दिया ओनली ईमेल, और जो हमारा कॉम्बो है इसका हम रख देते हैं कॉम्बो ईमेल। ये तीन हमारे पास आ गए। अब इसकी कोडिंग में जाएं सेव वैल्यूज़ के अंदर। पहले इसको कॉम्बो को हम वैल्यू जो है वो दे देते हैं डिम, यहाँ पे तक हमारा कॉम्बो ख़त्म होता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं ईमेल को। ईमेल के हमने एक एरे डिक्लेयर की, वेरिएंट डिक्लेयर किया, उसके अंदर अभी हमने इसका नाम रखा था कॉम्बो ईमेल। पहले इसकी वैल्यूज़ ले लें। ईमेल इज इक्वल टू वर्कशीट्स, और वर्कशीट्स के अंदर है जी शीट 1 डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, और लिस्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारा ईमेल नाम था उस टेबल का, डॉट उस टेबल की बॉडी में जो भी टेक्स्ट है वही हमारी रेंज बन जाएगी, डॉट वैल्यू। ये चेक करने के लिए कि हमारे सिंटैक्स के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आप नई लाइन पे जाएं। अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो स्मॉल कैप जिस तरह से ये डेटा बॉडी रेंज लिखा हुआ है इसमें कन्वर्ट नहीं होगी, वो स्मॉल लेटर्स में ही रह जाएगी। अच्छा जी, अब हमने उस पर्टिकुलर कॉम्बो बॉक्स के अंदर इसको डिस्प्ले करना है, तो कॉम्बो बॉक्स के लिए हम यूज़ करेंगे COMBO कॉम्बो और ईमेल डॉट लिस्ट इज इक्वल टू ईमेल। इसको ज़रा एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास ईमेल आईडीज़ आ गई हैं। इसका ज़रा फ़ॉन्ट चेंज कर लें, इस फ़ॉन्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्बेंस हो रही है हमें। फॉर्म और फॉर्म का फॉन्ट रेगुलर 10। सॉरी, अच्छा जी, अब हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया, txt ईमेल, हमारे पास लेबल आ गया ईमेल, और हमारे पास कॉम्बो ईमेल, ये तीन चीज़ें आ गई हैं। सेव वैल्यू बटन के ऊपर डबल क्लिक करें। अब यहाँ से ये हमने तीनों चीज़ें जो है वो सेव करनी है किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। अब मैं एग्जांपल के तौर पे एक और वेरिएबल से करता हूँ यहाँ पर डी के नाम से, और इस जो डी मेरे पास वेरिएबल है इसके अंदर मैं तीन चीज़ों को सेव करूँगा। ओके,
एक चीज़ होगी मेरी, ठीक है, एक है जी टेक्स्ट TXT और ईमेल, इसके साथ मैं करूँगा ईमेल जो कि हमारा लेबल था, और फिर कॉम्बो के लिए हमने यूज़ किया था COMBO ईमेल। तो ये 3 हमारे टूल्स हैं जिनसे हम ये वैल्यूज़ लेके यहाँ पे स्टोर कर रहे होंगे। टेक्स्ट ईमेल, कॉम्बो ईमेल, स्पेस आएगी सर। इसके दरम्यान में स्पेस आएगी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल स्पेस आनी चाहिए इनके दरम्यान में। अच्छा जी, अब इसको डिस्प्ले कराएं। हमारा जो ईमेल आईडी का वो था, ईमेल आईडी हमने लिखी है D कॉलम में और D2 में। टेस्ट करते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है इससे हमें। ट्रेनिंग हम ड्रॉप डाउन से ले लेंगे और ईमेल आईडी हम यहाँ से ले लेंगे। नाम आ गया। ये चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था कि मैं 3 चीज़ों को मिला के टेक्स्ट जो है ना वो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपने एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अभी कौन कौन सा कॉलम रह गया है? कॉन्टैक्ट नंबर का, रिमार्क्स का और सीरियल नंबर का रह गया। सीरियल नंबर के लिए यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, सीरियल नंबर को हम आगे चल के ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसको लाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए ये 2 टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करें और इनको इस तरफ ले आते हैं। इसको नाम दे देते हैं सेल नंबर का या कॉन्टैक्ट नंबर का, TXT सेल, और यहाँ की जो वैल्यू है उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे सेल नंबर में। तो उसके लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से सेल, और इस सेल के अंदर हम जो वैल्यू सेव करेंगे वो होगी इज इक्वल टू TXT CELL। ठीक, और फिर इस वैल्यू को वर्कशीट के अंदर एंटर करना है। तो वर्कशीट में हमारे पास E कॉलम के अंदर ये सेव होगा। अब एक लास्ट रह गया है जिसके अंदर हम कुछ अगर डिटेल्स ऐड करना चाहें रिमार्क्स के तौर पे तो वो ऐड कर सकते हैं। यही 2 कॉपी कर लें और इसको आप
अगेन सेव वैल्यू पे डबल क्लिक करें, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करें रिमार्क्स, और इस रिमार्क्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो होगी TXTREMARTS, यही नाम रखा था ना हमने इसका, जस्ट लेट मी चेक जी। इस वैल्यू को हम डिस्प्ले कराते हैं लास्ट सेल के अंदर। इसे रन करें, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको सेव करें तो वैल्यूज़ आपकी सेव होंगी। सिर्फ इसको हम टेस्ट कर लेते हैं ताकि उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट जो है ना आज की वो थोड़ी समझा दूँ। इरफान नज़ीर, ये तो कहीं और लिखा गया, इसकी क्या रीज़न है? इरफान जी सर, ये आई थिंक हमने सेल का रेफरेंस नहीं दिया उसमें। आई थिंक हमने सेल का रेफरेंस गलत दिया। एग्जैक्टली सही पहुंचे आप। तो ये सेल है जी हमारा G2। अच्छा, ये है बड़ा एक सिंपल सा फॉर्म है जिसके अंदर हमने जो वैल्यूज़ वगैरह ऐड की हैं वो एक ही रो के अंदर सारी ऐड हो रही हैं, और जब भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं वो उसी रो के अंदर बार बार जो है वो ऐड होती रहेंगी। सीरियल नंबर के लिए आप बड़ा सिंपल सा एक मेथड यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसके अंदर एक नंबर स्टोर करें, उस नंबर को आप कॉलम ए के अंदर डिस्प्ले कर लें। अच्छा, चले मैं इसको एक दफ़ा आपको वो थोड़ा सा वो दिखा दूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ असाइनमेंट की। आप मकसूद ट्रेनिंग है हमारी ये, और ईमेल आईडी @gmail कुछ भी है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कुछ भी है, और रिमार्क्स के अंदर दिस इज़ रिमार्क्स कॉलम। इसको आप सेव करें, सेव करने से आपकी वैल्यूज़ इस तरह से सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। और उसके बाद इसको, अच्छा अब असाइनमेंट क्या है, आपके पास कम से कम 6 से 7 कॉलम का एक फॉर्म होगा जो कि एक्सेल शीट के अंदर आप बनाएंगे। उस फॉर्म का जो टाइटल है यहाँ पर आप टेक्स्ट के केस में भी देंगे और टॉप पे भी देंगे, ये लेबल डिक्लेयर करना होगा। जो भी आप फॉर्म बनाते हैं उसके जो लेबल हैं ये डायनामिक होने चाहिए। डायनामिक इस तरह से होने चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर लेबल चेंज करूँ तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे या जब मैं फॉर्म लोड करता हूँ लोडिंग के टाइम पे इधर भी चेंज हो जाए। उसके बाद आपने दो जो है वो टूल्स यूज़ करने हैं डेटा इनपुट के लिए। एक आपने यूज़ करना है कॉम्बो बॉक्स जिसको ड्रॉप डाउन कहते हैं, और दूसरा आपने यूज़ करना है टेक्स्ट बॉक्स। रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स और चेक बॉक्स इसकी हम कल बात करेंगे। इन टूल्स की मदद से आपने डेटा एंटर करना है और उस डेटा को क्लियर भी करके देखना है। अब देखें कुछ कॉलम्स के अंदर डेटा क्लियर नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हमने जब क्लियर डेटा का बटन डिज़ाइन किया था तो हमने सिर्फ 3 सेल उसको बताया था कि जो उसने क्लियर करने हैं, तो आपने ये सारे के सारे यहाँ से क्लियर भी करने हैं। क्लोज का बटन जो है अनलोड मी के साथ ये इसको क्लोज भी करें, और जब आप सेव पे क्लिक करते हैं तो ये वैल्यूज़ आपकी नेक्स्ट पर्टिकुलर रो के अंदर सेव हो जाएं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि फॉर्म में नॉर्मली हमने क्या करना होता है कि हम वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं और ये इंक्रीज़ करती रहती है, तो हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। किस तरह से फॉर लूप के साथ हर दफ़ा हम नेक्स्ट रो के ऊपर जाते हैं और नेक्स्ट रो से उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। चेक बॉक्स कैसे हमने वहाँ पे यूज़ करना है या उसके ज़रिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास रेडियो बटन है या जिसको ऑप्शन बटन कहते हैं उसको कैसे यूज़ करना है। रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स इनकी फंक्शनलिटी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। ये लिस्ट के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं और इनसे जो भी हम डेटा ले रहे हैं उसको हम सेव करेंगे एक्सेल शीट के अंदर। लेकिन ये हमारी कल की चीज़ें, आज की चीज़ें सिर्फ इतनी हैं कि आपने 6 या 7 कॉलम का एक टेबल बनाना है। उस टेबल के रेलेवेंट जो फील्ड्स हैं वो आपकी लेबल्स के अंदर नज़र आनी चाहिए जो कि ऑटोमेटिक हों, ताकि अगर मैं इस
टेबल में जाके कोई वैल्यू चेंज करूँ तो यहाँ पे भी वो चेंज हो जाए। वैल्यूज़ जो लें वो सेव करें तो वो आपकी फर्स्ट हेडर के नीचे वो वैल्यूज सेव हो जाएं। क्लियर करते हैं तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए, और जब क्लोज पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म क्लोज हो जाना चाहिए। इसके अंदर आपको कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ आई हो या जिसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए हो, वो आप अभी पूछ लें, हमारे पास 5-7 मिनट हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। दो क्वेश्चन आबिद भाई, सॉरी मैं सीनियरिटी का फ़ायदा लेके पहले क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ बाकी दोस्तों से। जी जी फातर साहब। एक तो अगर कल जब हम शुरू करेंगे तो हमें पता चल जाए कि हमारा पूरा करिकुलम क्या होगा, यानी कि हमने 2 हफ्तों के अंदर क्या क्या कुछ करना है। ये तो एक जनरल क्वेश्चन था, तो हमें पता हो कि यार हम वीबी सीख के हम कहाँ तक जा सकेंगे, ठीक है ना, उसमें फॉर्म करेंगे हम, उसमें आगे क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे, ठीक है। सेकंड इसी से रिलेटेड, एक्चुअली मैं शुरू में थोड़ा सा मिस कर गया था, एक ये मुझे ये जो टूल बॉक्स का ये साइड पे नजर आ रहा है, ये कहाँ से आना है, और ये जो सा टेक्स्ट के साथ इनपुट वाला है, ये इसका इस बटन की मुझे वो बता दीजिए। एक तो आपने पूछा कि ये वाला टूल बॉक्स कहाँ से आएगा। जी जी। अच्छा, ये जी हमारे पास ये देखें, ये टूल बॉक्स है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो गायब हो जाता है। व्यू टैब पे जाएं और यहाँ से जाके टूल बॉक्स, जब आप इसको फर्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, और ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स वाला बटन कौन सा है? ये जो टेक्स्ट, अच्छा ये देखें, आप किसी की जगह पे कर्सर लेके जाएंगे ना तो आपको ये हिंट देगा ये क्या चीज़ है। ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये लेबल है, उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद ये कॉम्बो बॉक्स है। हमने ये टूल जो है आज के दिन में देखे हैं। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं, आप किसी भी टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन कोई टूल होगी, जैसे लेबल है, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक नया लेबल क्रिएट कर देगा, उस टूल को सिलेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से लिस्ट टेक्स्ट बॉक्स है। अगर मैंने एक से ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने हैं तो आप याद रखें, कोई भी टूल आपने अगर मल्टीपल टाइम ड्रॉ करना है तो उस टूल के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका परमानेंटली सिलेक्ट हो गया, जब तक आप एस्केप प्रेस नहीं करते या उसको डिसलेक्ट नहीं करते या यहाँ से जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं करते। तो आप क्लिक करते जाएं, ये टूल्स ऑटोमेटिकली आपके उस तरह से ड्रॉ होते जाएंगे। जब आप इसको डिसलेक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा आबिद भाई, अभी जो हमने जितना भी डाटा एंटर किया है वो फर्स्ट रो में ही आ रहा है और उसी में क्लियर हो रहा है, तो नेक्स्ट रो में डाटा एंटर करने के लिए कैसे करेंगे फिर? अच्छा, उसके लिए ना हम कल इंशाल्लाह जब स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको फॉर लूप के साथ बताऊंगा कि फॉर लूप के साथ आपने पहले सबसे तो ये है कि आपने सर्च करनी है लास्ट ब्लैंक रो। वो कैसे सर्च करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी इसके अंदर बिल्ट एक फंक्शन है। उसके अलावा फिर आपने उस रो के अंदर आईडी इंक्रीमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके ऐड होनी चाहिए, वो हम करेंगे। उसके लिए फॉर लूप है, ये लूप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसी को यूज़ करते हुए हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। मैं आपको ना एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। ये फॉर्म मैंने ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये बनाया भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पे देखें अगर, तो मैंने एक दफ़ा यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ तो ये सेकंड रो में आ गया। मैं फिर कुछ और लिखता हूँ और फिर मैं उसको सेव करता हूँ तो ये थर्ड रो में आ गया। फिर मैं कुछ और लिखता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ तो ये फोर्थ रो में आ गया, एंड सो ऑन, ये इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हम फॉर लूप यूज़ कर रहे होंगे इसके लिए। अच्छा आबिद भाई, आपने आज एक और चीज ऐड की, 2 चीजें ऐड की। पहले हम इंटीजर पे काम कर रहे थे, वेरिएंट और स्ट्रिंग। जी जी। वेरिएंट कब यूज होता है, स्ट्रिंग कब यूज होती है? जब हमने देखें स्ट्रिंग, हमने जिस वक्त एक पर्टिकुलर सेल से वैल्यू पिक करनी है या एक ही वर्ड को लेना है जिसको हम एक सिंगल स्ट्रिंग कहते हैं तो हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। जब हमने एरे या पूरा टेबल पिक करना है, वेरिएंट से हमने बेसिकली एरे डिक्लेयर की और हमने वो एरे जो है वो पॉपुलेट की है इस ड्रॉप डाउन के अंदर। वो एरे बेसिकली क्या चीज़ थी? वो एरे था हमारा ये टेबल। आप इसमें देखें मल्टीपल सेल्स आ रहे हैं और इन मल्टीपल सेल्स को लिस्ट में कन्वर्ट करके हमने ड्रॉप डाउन में शो किया है। तो वेरिएंट हम उसके लिए यूज़ करते हैं। वेरिएंट 2 तरह से वेरिएंट फंक्शन काम करता है, टेक्स्ट के ऊपर भी काम करता है और ये इंटीजर्स के ऊपर भी काम करता है, नंबर्स के ऊपर भी काम करता है। सही। अच्छा, कल जब काम कर रहे थे एक जिसका ज्यादा एक मुश्किल आई थी कि एक हमने काम किया हुआ ना, तो
नेविगेट करने में जो 2-3 शीट्स ओपन हो तो उसमें हमें मुश्किल हो रहा था कि वो चेक करने में कि दूसरी शीट की कोडिंग कहाँ से आती है, पहली की कहाँ से आती है। वो कोडिंग गलत में करते थे तो पता चलता है वो पीओ शीट है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जी? यहीं पे ये डिफरेंट जो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं? जी जी। मैं रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के ऊपर मैं फॉर्म 1 पे डबल क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म 1 आ गया है। इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो इसकी कोडिंग खुल जाएगी। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स है, फॉर्म्स है, मॉड्यूल्स हैं। मेरे पास जो आता है वो मॉड्यूल्स के नाम से 4-5 फोल्डर्स आते हैं। अब उसमें समझ नहीं आती कि मैं जो काम कर रहा हूँ कौन से वाले फॉर्म के अंदर वो मॉड्यूल पे डबल क्लिक करें, उसका कोड आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने लेट्स से एक टाइम पे एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर लिए हैं, आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, एक और मॉड्यूल डाल दिया, इंसर्ट पे क्लिक किया, एक और मॉड्यूल कर दिया, लेकिन आपको अब याद नहीं आ रहा कि मैं किस पे काम कर रहा था। आप इन पे 1 डबल क्लिक करेंगे, जिस मॉड्यूल में अंदर आपने कोडिंग की हुई है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सही। और जब कोई डिलीट करते हैं, कोई एक्सेल शीट है जिस पे कोडिंग की हुई है, उसे जब डिलीट करते हैं उसका मॉड्यूल और बैक एंड पे कोडिंग वो उसके साथ डिलीट हो जाती है या वो अलग से करना पड़ता है? नहीं, देखें ये लैंग्वेज है ना, आपने लिखी है, आपने फाइल सेव की हुई है। मिसाल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये आपने फाइल सेव की हुई है और इसकी कुछ कोडिंग है आपकी शीट 1 के अंदर जा रही है सारी। आपने इस शीट को रीनेम कर दिया या आपने एक नई शीट ऐड करके इसको डिलीट कर दिया, तो जब भी आप वो रन करेंगे ना तो उसको वर्कशीट्स में जाके वो एक हमने टेक्स्ट लिखा था जो कि स्टैटिक है वो नहीं मिलेगी। तो वो नहीं मिलेगी तो डिबगर उसको उसका एरर दे देगा आपको। अच्छा, और उसको वो क्लियर करने का क्या तरीका है उस एरर को खत्म करने का? शीट नेम फिर चेंज करें, जो आपने नई शीट नेम लिखा है वो सारा रिप्लेस कर लें आपसे। अच्छा ठीक है, शीट नेम चेंज करेंगे वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अभी किसी का और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फातर साहब का एक क्वेश्चन मैंने पार्क किया था, उसका मैं उनको आंसर दे देता हूँ। इस ट्रेनिंग से हम क्या चीज़ सीखेंगे? किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा फातिर साहब, इसमें ना डे 1 पे हमने एक चीज़ देखी थी कि हम सबसे पहले तो सिंटैक्स सीखेंगे वीबीए का, क्योंकि वीबीए इट्सेल्फ एक नई लैंग्वेज है हम सब के लिए। हम सब से मुराद ये है कि इससे पहले इसकी ट्रेनिंग मेरे ख्याल में जोन के अंदर नहीं हुई, और उन लोगों के लिए नई नहीं है जो आईटी से हैं, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग के साथ इंटरेक्शन है। जिन लोगों का प्रोग्रामिंग के साथ इंटरेक्शन नहीं है, मेरे लिए ना इस वक्त बड़ी मुश्किल ये है कि मेरे पास प्रोग्रामर्स भी हैं और मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने ये प्रोग्रामिंग पढ़ी है उनको आइडिया होगा कि एक पूरा सेमेस्टर प्रोग्रामिंग के ऊपर लगाया जाता है, उसके बाद आपको सिंटैक्स सिखाया जाता है, प्रोग्राम कैसे काम करता है, लूप्स कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 16 आवर्स के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करनी है। मे बी डे 1 में मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी थी, आज भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर वो बात की है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि इन पहले 4 दिनों के अंदर अंदर मैं आपका जो सिंटैक्स है उसको मैं क्लोज़ कर लूँ। और अगर मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ तो फिर मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि मैं इसके ऊपर ना कुछ प्रोजेक्ट्स आपके साथ करूँगा मिलके। उनमें जो पहला प्रोजेक्ट है वो इसी वीबीए के ऊपर होगा। एक कंप्लीट फॉर्म डिज़ाइनिंग होगी और उसके अगेंस्ट हम रिपोर्ट डेवलप करेंगे। एक हमारा प्रोजेक्ट इसके ऊपर हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट हमारा होगा, मैंने वो प्रोजेक्ट्स अलग करके किसी फाइल के अंदर सेव भी किए थे, मैं दिखा देता हूँ आपको। वेब स्क्रैपिंग का एक प्रोजेक्ट करेंगे कि अगर हमने किसी वेबसाइट से डेटा इंपोर्ट करना है तो उसको हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम कौन कौन सी क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, या उसके लिए हम कौन कौन से जो मॉड्यूल्स हैं वो यूज़ करेंगे इसके अंदर। फिर एक और हम प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें ये भी मैंने प्रोजेक्ट आप लोगों को शायद ओपन करके दिखाया था, अकाउंट क्रिएशन का। थोड़ा लेंथी है ये, लेंथी इन द सेंस कि इसके अंदर बहुत सारी वर्किंग करता है ये एक शीट है जिसमें बहुत सारे टेबल हैं। अगर आप देखें एंड तक तो ये मेरे ख्याल में 10-12 टेबल तो होंगे यहाँ पे। इसी तरह से दूसरी शीट में जाएं तो यहाँ पे भी 2 टेबल हैं। तो किसी टेबल को इसने स्किप करना है, किसी टेबल के अंदर 3 रोज ऐड करनी है, किसी के अंदर 1 रो ऐड करनी है और उनके अंदर फार्मूलाज लिखने हैं। फिर जो भी अकाउंट मैं क्रिएट करूँगा उस अकाउंट के अगेंस्ट यहाँ पर एक नई शीट क्रिएट करेगा, जिस शीट का नाम उसी अकाउंट के नाम के ऊपर होगा और उसके अंदर भी उसी तरह से डेटा डिस्प्ले होगा जिस तरह से बाकी अकाउंट्स में हो रहा है। तो हम एक प्रोजेक्ट ये वाला करेंगे और एट द एंड एक प्रोजेक्ट हम करेंगे कि नियरेस्ट हमारे पास बेसिकली
दो लेट लॉन्ग हैं, आप इंजीनियरिंग से हैं, आप इन चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरा नियरेस्ट साइट अगर ढूंढनी है कि मेरी किसी एक पर्टिकुलर लेट लॉन्ग से दूसरी साइट करीब तरीन कौन सी है, और उसका डिस्टेंस कितना है, या उसका कोई एक और पैरामीटर ले लेते हैं जैसे उसकी डेटा ट्रैफिक वगैरह आप गेज करना चाहते हैं, तो इन बेसिस के ऊपर मैं वो साइट नियरेस्ट जो है वो कैसे मार्क कर सकता हूँ। ये 3 प्रोजेक्ट्स तो मैं लाजमी कोशिश करूँगा कि मैं इस ट्रेनिंग में कवर करूँ। अगर इसके बाद भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सेल शीट है आपके पास, उसमें बहुत सारी डेटा है, लेट से आप HQ में बैठे हैं तो आपके पास सेंट्रल 1 2 3 4 5 और उसके बाद नॉर्थ 1 2 3 और साउथ 1 2 3 का डेटा आ रहा है, और आप हर एक सब रीजन का डेटा उसको अलग अलग ईमेल में भेजना चाह रहे हैं और उस ईमेल की बॉडी में भी कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो उसका मैक्रो आप कैसे लिखेंगे। या आपने अगर एक्सेल शीट को तोड़ना है मुख्तलिफ एक्सेल शीट्स के अंदर तो उसका मैक्रो कैसे लिखेंगे, वो ऑप्शनल पे हैं, ये 3 मैंडेटरी हैं। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि इनमें से कोई एक स्किप करके वहाँ से मैं एक ऐड कर लूँ तो मुझे कोई इशू नहीं, मैं वो कर लूँगा। बेसिकली एट द एंड मेरा जो मैं चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से सोच के खुद से सिंटैक्स लिखें, हाँ वो डेटा एंट्री फॉर्म के लिए हो, रिपोर्ट के लिए हो, या कोई ऑटोमेशन के लिए हो। इन तीनों में से किसी भी पर्पस के लिए आप कोई कोडिंग करना चाह रहे हैं तो आप खुद से वो कर सकें। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसकी एक लिमिटेशन है, डे 1 पे हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था। लेकिन जब हम VBA करते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने ओपन करती है, बहुत सारी चीज़ों को एनहांस करके दिखा देती है। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो क्वेश्चन? फातर साहब, सर जी क्लियर है आपको? जी जी, आपका माशाल्लाह काफ़ी आपने एलेबोरेट कर दिया और ये चीज़ें काफ़ी हमारे लिए बेहतर भी होंगी। इसमें मेरी एक सजेशन है, अगर पॉसिबल हो तो, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, वो हम खुद भी देख लेंगे बाद में। अगर हम VBA को डैशबोर्ड के साथ जिसे कहते हैं कनेक्ट करके वो उसके ग्राफिंग श्राफिंग के ऊपर आ जाए, आई मीन हम काफ़ी डैशबोर्ड बन रहे होते हैं हमारे, आपने वो टेबल्स का सारा बता दिया, आपने फॉर्म का हो गया, सारी चीज़ें होगी, तो ऐसा कुछ हो जाए कि हम, क्योंकि हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई 4 5 6 7 डैशबोर्ड चल रहे होते हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा सा उधर लिंक करके ताकि हमारा प्रैक्टिकल भी हो जाए तो वो अच्छा, वैसे फादर साहब ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है ना, ये एज एक डैशबोर्ड ही है। नॉर्मली जो मेरी रिकमेंडेशन होती है इस मामले में, मैं ये कहता हूँ कि आपने जब भी डैशबोर्ड बनाना है ना, तो आपने VBA की बजाय आपने डेवलपर टूल्स का सहारा लेना है, आप फार्मूलाज का सहारा लें। उसकी रीज़न क्या है, आप हैं डेवलपर और आप ही हैं यूज़र। VBA में मसला आया है, आप उसको ठीक कर लेंगे। आप डेवलपर हैं, यूज़र मैं हूँ, और आपके साथ मेरा उसके बाद इंटरेक्शन ख़त्म हो गया है। इस डैशबोर्ड के अंदर कोई इशू आया, मैंने कोई भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से, जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर शीट नेम चेंज करते हैं तो क्या होता है, शीट डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं तो मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता। इवन के इंटरमीडिएट लेवल का जो डेवलपर होगा VBA का, वो भी उसको नहीं पकड़ सकेगा कि मेरा इशू किस वजह से आ रहा है, क्योंकि डिबगर जो है हर उस रो के ऊपर जाके उसको स्टॉप करेगा जहां पर वो एरर उसको पॉपुलेट हो रहा होगा। तो डैशबोर्ड्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आप वहाँ पे ड्रॉप डाउन्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे लिस्ट बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या उसको कहते हैं, कॉम्बो बॉक्स, और जितने टूल्स आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं VBA के अंदर, उधर भी कर सकते हैं। इसको आप रखें, मेरी सजेशन ये है कि इसको ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे रखें कि ऑटोमेशन इससे किस तरह करनी है, और जो डैशबोर्ड डेवलपमेंट है उसको आप सिंपल टूल्स के ऊपर लेके चलें। बल्कि आज अभी तो जो नेक्स्ट जो भी ट्रेनिंग्स मैं करवा रहा हूँ, तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप डैशबोर्ड डेवलपमेंट जो है वो बिग डेटा के ऊपर करें, पावर पिवट और पावर क्यूरी के ऊपर करें, उससे आपकी लाइफ मज़ीद आसान हो जाएगी। तो हाँ, ये हम कर सकते हैं। अगर इन केस हमें इसमें टाइम नहीं भी मिलता तो मैं अवेलेबल हूँ ऑफलाइन। हम इसको जो आपकी नीड स्पेशली बनती है हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत बेहतर, थैंक यू। अच्छा, इसकी वीडियो मैं कोशिश करूँगा डे एंड तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। असाइनमेंट के ऊपर आप लोगों की तरफ से मुझे जो चाहिए होगा कल 2 बजे तक आप लोग शेयर कर दें।
अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर किसी टाइम पे आपसे कोई असाइनमेंट स्किप हो जाती है, जैसे कल के दिन की असाइनमेंट अगर कोई नहीं भेज सका और उसको आज टाइम मिला, तो कोई इशू नहीं है, वो आज प्रैक्टिस कर ले। असाइनमेंट देने का मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैंने आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं किसी मुश्किल में डालना है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो नॉलेज मेरे पास है और मैं आप चाह रहा हूँ आपको ट्रांसफ़र हो, वो आप अच्छी तरह से सीख सकें। बाकी फर्दर फिर एचआर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें वो उस तरह से खुद देख रहे होते हैं। अगर सर किसी आज की की तरफ से जी जी आज की रिकॉर्डिंग एज सुन एज पॉसिबल कर जी दीजिएगा। फजल भाई, बस मैंने ये दो फाइल्स हैं, इनको मैंने कंबाइन करना है और मैंने बेस्ट है, अपलोड ठीक कर है, देना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। कल फॉर्म को यहीं से लेके चलेंगे और कोशिश करूंगा कुछ थोड़ा सा सिंटेक्स भी साथ उसमें ऐड कर लें और फिर आगे फर्दर इसको हम करेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।